Do you want to know? तो चले बच्चे लोग, लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। अब बच्चे लोग, आपके पूरे मैथ्स में अगर मैं मेजर थियरम्स या मेजर राइडल्स की बात करूं तो वो आपको चैप्टर 6 में देखने को मिलेंगे। एंड पूरे मैथ्स में पूरे 15 चैप्टर्स में से ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर प्रूथेड आते हैं तो इसके आते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि प्रूथेड जो है वो एग्जाम में कई बार आते हैं एंड कंपलसरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में निकल जाते हैं, ये गलतफहमी आप हटा दीजिएगा, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर में आपको थ्योरम समझना है और थ्योरम के बेसिस पे प्रूथेड करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट से, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। भाई देखिए, आपने लास्ट ईयर 9th में कॉन्ग्रुएंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। लेट मी रिकॉल यू, कॉन्ग्रुएंट किसको कहते थे? भाई सिर्फ ट्रायंगल के नहीं, अब मैं पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं। पॉलीगॉन या कोई भी फिगर, ज्योमेट्री की कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब उसका शेप एंड साइज दोनों सेम, शेप एंड साइज बोथ आर सेम। भाई एज पर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस में ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस वापस हो गया 2 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूंगा कि यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। बट अगर मान लीजिए कि मैं एक तीसरा सर्कल लेता हूं जिसका रेडियस बोल देता हूं 1 सेंटीमीटर, तो भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब क्या हो गया? क्या सिमिलर हो गया? नहीं। देखिए, कॉन्ग्रुएंट में कंपलसरी शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, बट सिमिलर में शेप सेम होना ही चाहिए। ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन के भाई शेप सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि अगर उसमें कोई एंगल आ रहा है, भाई सर्कल में तो एंगल नहीं होता, मैं पॉलीगॉन की अगर बात करूं तो भाई अगर एंगल आ रहे हैं तो ऑल एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम, ठीक है। सर्कल में एंगल्स नहीं आते, सो फिलहाल हम क्या बोलेंगे कि अगर सर्कल का शेप सेम है तो वो सिमिलर हो जाएगा। लेट्स सी, थर्ड पॉइंट देखते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे वापस। भाई थर्ड रूल, अगर कोई भी फिगर, दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री को अगर मुझे सिमिलर बोलना है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन शेप सेम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन कि भाई उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। That's corresponding sides must be in proportion। अब ये proportion का मतलब क्या होता है भाई? proportion का मतलब होता है कि उसका रेशियो सेम होना चाहिए। सपोज करो कि भाई मेरे पास दो स्क्वायर है, मैं बोलता हूं कि इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, एक दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड चलिए मैं ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया 2 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं 2/4, क्या आ जाएगा? 1/2। इन दोनों का रेशियो लेता हूं 2/4, वापस क्या आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी चारों साइड्स का रेशियो लूं, तो चारों साइड्स का रेशियो 1/2 आएगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो भाई अगर साइड्स, कोई भी पॉलीगॉन है, सर्कल नहीं, कोई भी पॉलीगॉन है और उसके साइड्स प्रोपोर्शन में है, उसके सारे एंगल इक्वल है और उसका शेप सेम है, तो मैं बोलूंगा कि यार वो सिमिलर फिगर है। कैसी फिगर है? सिमिलर। अब सपोज करो कि मैं एक पेंटागन ले लेता हूं। क्या ले रहा हूं मैं? एक पेंटागन, ठीक है। इसकी चलिए मैं एंगल बोल देता हूं 60 डिग्री, ठीक है। सारे के सारे
सेम एंगल सेम बोल देता हूँ, चलो 60 तो नहीं बट लेट मी टेक 540 डिवाइड बाय 5 1 एंड 180 बोल देता हूँ। चलिए सारे एंगल कितने हो जाएंगे 180 और इसकी साइड्स हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं रेगुलर पॉलीगॉन ले लेता हूँ 5 5 5 सब साइड 5 है। एक दूसरा पेंटागन लेता हूँ भाई, इसकी साइड्स में 10 ले लेता हूँ 10 10 10 10 10। लेकिन एंगल जो है मैं बोल देता हूँ कि यार ये एंगल 130 है, ये एंगल बोल देता हूँ 210 है, ये एंगल बोल देता हूँ 180 है, ये एंगल बोल देता हूँ 180 है और ये एंगल भी ले लेता हूँ 180। ठीक है, इसको 230 ले लेते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये दोनों फिगर कैसी है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट? भाई कॉन्ग्रुएंट होने का तो मतलब क्या था कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो भाई साइज तो सेम है नहीं, शेप भले सेम है लेकिन साइज सेम है नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट तो होगी नहीं। अच्छा एक और चीज, ये फिगर और ये फिगर क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी 2 सेंटीमीटर साइड, देखो साइज तो सेम हो गया। अरे बच्चा शेप भी तो सेम होना चाहिए ना, शेप अलग अलग है ना। पहली कंडीशन शेप सेम होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं बोलूं तो ये ना ही कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। तो देखिए इस और इस फिगर को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है ना ही ये सिमिलर है। अच्छा अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। भाई देखो 5 डिवाइड बाय 10 1/2 1/2 1/2। इन शॉर्ट इसके जितने भी साइड्स ले लो ये साइड सेम तो नहीं है, सेम नहीं है इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो होने से रहा। क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? तो भाई उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसके साइड्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो देखिए 5 डिवाइड बाय 10 1/2, यस तो साइड्स प्रोपोर्शन में है बिकॉज इसकी सभी साइड्स 5 5 है, इसकी सभी साइड्स 10 10 है, तो प्रोपोर्शन में तो हो गया। लेकिन एक और कंडीशन है कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब देखो इसके अपर एंगल इसका अपर एंगल या इसका किसी एक एंगल इसका किसी एक एंगल से इक्वल होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं हो रहा, यहां पे एंगल अलग अलग है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये 180 है, ये 180 है, ये 180 ये 180, रेडी, तीन एंगल 180 है लेकिन बाकी के दो एंगल तो अलग अलग है, इसीलिए ये दो फिगर ना ही सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रहा है आपको बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? ओके तो बच्चा लोग जैसे कि कहा आपसे सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 भी यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है। अब भाई ये फर्स्ट थियरम देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए तीन कंडीशन। अब फिलहाल अब हम पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की बात करेंगे। अभी तक तो हमने स्क्वायर की, सर्कल की, बहुत सारे की बात की, बट अब हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करूं कि ट्राइंगल टू बी सिमिलर, तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो जाएगी? पहली कंडीशन तो वही कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। जितने भी एंगल्स आ रहे, तीन एंगल होते ट्राइंगल में, तीनों तीन एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन all the sides all the corresponding sides must be in proportion। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि यस हमारा ट्राइंगल सिमिलर है। अगर मैं इसको आपको अच्छे से लिख के बताऊं तो भाई देख लीजिए, सपोज करें हमारे पास दो ट्राइंगल है एबीसी एंड पीक्यूआर। अब अगर इसको सिमिलर बोलना है तो पहली चीज तो ये सिमिलर का सिंबल, अगर मुझे इसको सिमिलर बताना है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एपी बी क्यू एंड लास्ट में सी आर। तीनों एंगल एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वो हमने ले लिया यहां पे। ओके अब अगर मैं साइड्स की बात करूं
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी एक साइड और इसकी एक साइड का साइड, ये ट्राइंगल की एक एक साइड, BC अपॉन QR, सिमिलरली AC अपॉन PR। भाई तो हमने यहां पे क्या किया बच्चा लोग, दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड का रेशियो ले लिया। अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो मैं बोलूंगा सिमिलर, या अगर ये सिमिलर है तो कंपलसरी रेशियो सेम आना चाहिए, वाइस वर्सा। देखिए अगर आपको बोल दिया जाता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसमें दोनों चीजें होगी ही होगी कंपलसरी। उल्टा अगर मुझे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे इसमें से कोई भी तीन चीज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, वो बताऊंगा तीन चीज क्या, मतलब कैसे बोल रहा हूं, वी विल सी दैट। अब अगर इसको मुझे सिंबॉलिकली दिखाना है, सिंबॉलिकली ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी, अब देखें जब आप सिंबॉलिकली दिखाएंगे तो एक चीज याद रखना कि जो एंगल जिसके साथ इक्वल है उसी के ऑर्डर में आ गए। ऑर्डर में मतलब पहले क्या है ए से क्या इक्वल है पी, तो यहां पे कंपलसरी पहले मुझे पी लिखना पड़ेगा। फिर बी से कौन इक्वल है क्यू, तो मुझे यहां पे क्यू लिखना पड़ेगा। एंड अगर सी से कौन इक्वल है आर, तो सी के जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा आर। मतलब ऑर्डर अगर ए बी सी, अब देखिए यहां पे ए बी अपॉन क्या है पी क्यू, ये चीज भी मिलती हुई होनी चाहिए। सिर्फ एंगल से मैच करना जरूरी नहीं है, एंगल्स एंड साइड दोनों से मैच करना जरूरी है। ठीक है, बीसी, ये बीसी है तो बीसी के नीचे क्यूआर, देखो क्यूआर भी सेम ऑर्डर हो गया। फिर लास्ट में एसी और उसके नीचे पीआर, तो देखो ये भी सेम ऑर्डर हो गया। इन शॉर्ट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये दोनों के ऑर्डर को देखते हुए हम सिंबॉलिकली इस तरीके से दो ट्राइंगल को दिखाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके 6 चैप्टर का पहला थियरम हम देखने जा रहे हैं जिसे हम फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थियरम 6.1, ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे और इस थियरम को एक नाम भी दिया गया है फंडामेंटल थियरम या तो फिर प्रोपोर्शनल थियरम। प्रोपोर्शनल थियरम, ये नाम याद रखना बच्चा लोग, कई बार एग्जाम में आता है प्रूव दी फंडामेंटल थ्योरम या राइट दी फंडामेंटल थ्योरम, एंड ये थ्योरम जो मैं लिखने जा रहा हूं वो 4 मार्क्स में आता है, मोस्टली 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, is parallel to one side of triangle such that it intersect two other sides, then the parts of sides are in proportion। भाई ये है इसका स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या, भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है और उसमें मैं ट्राइंगल ले लेता हूं एबीसी, और उसमें हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन बना रहे हैं, तो ये लाइन इसको पैरेलल है, मैं इसको नाम दे देता हूं चलिए डी ई। अब ये लाइन AB को टच कर रही है D में एंड AC को टच कर रही है E में। देखो बच्चा लोग, ये D और E मिड पॉइंट हो भी सकते हैं, मिड पॉइंट नहीं भी हो सकते। ऐसा कहीं भी हमने नहीं बोला है कि ये मिड पॉइंट ही होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मिड पॉइंट होगा तो भी थ्योरम वैसा का वैसा ही रहेगा, मिड पॉइंट नहीं होगा तो भी थ्योरम वैसा का वैसे ही। अब थ्योरम बोल क्या रहा है कि अगर ये दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसके जो ये पार्ट्स है भाई टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि इसका देखो द पार्ट्स ऑफ साइड्स,
साइड के जो टुकड़े हैं, साइड्स के जो टुकड़े हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ आ रहा है हमको प्रूव क्या करना है? अब डेटा मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है भाई, मेरे पास क्या क्या गिवन क्या क्या है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। देखो हमको यहाँ पे फिलहाल इतना गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसमें से एक साइड उसके तीसरे साइड को पैरेलल है। ये डेटा हो गया, ये टू प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं बिकॉज आई हैव लेसर स्पेस हियर। ओके, अब बच्चा लोग मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इधर, इसको मैं नाम देता हूं चलो एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं इधर, इसको नाम देता हूं एन। सो डीएन एंड एमएन आर परपेंडिकुलर। प्रूफ, लेट या ड्रॉ dn perpendicular to AE and EM perpendicular to AD। देखो EM perpendicular to AD and DN perpendicular to AE। बच्चा लोग थियरम में या कोई भी प्रूफ में आप एक चीज याद रखना कि अगर आप अपने हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको उसको प्रूफ में दिखाना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं ये डीसी को ज्वाइन कर देता हूं और ईबी को ज्वाइन कर देता हूं। सो वो भी यहां पे लिख लेते हैं, ज्वाइन डीसी एंड बीई। ठीक है, अब बच्चा लोग हमने 9th में सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। सो अगर मैं एरिया ऑफ एडीई निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बच्चा लोग ये ट्राइंगल है तो इसका बेस क्या हो गया, डीई, डीई बेस हो गया, और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अच्छा डीई पे कोई भी ऑल्टीट्यूड है नहीं है। लेट मी रिकॉल यू, हम बेस उसी को लेते थे जिसपे ऑल्टीट्यूड बनता था। सो भाई हमारे इस केस में तो दो ऑल्टीट्यूड बन रहे हैं, इसका मतलब यहां पे दो बेस होगा। चलो मैं पहले en को लेके चलता हूं, हाफ इंटू बेस, अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड लूंगा तो ये बेस बन जाएगा, इंटू एडी इंटू em। ठीक है, दोबारा इसको दे देता हूं नंबर 1। वापस से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ले रहा हूं, लेकिन इस बार मैं ऑल्टीट्यूड चेंज कर देता हूं, हाफ इंटू बेस। भाई इस बार अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड लूंगा तो ये मेरा बेस बन जाएगा, एई इंटू डीएन, इसको देते हैं नंबर 2। ठीक है, यहां तक मैंने क्या किया, एडी के एरिया के ढूंढने के लिए फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मेरे पास दो ऑल्टीट्यूड थे, सो मैंने उसके हिसाब से दो अलग अलग बेस ले लिए। चलिए ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल डीईसी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं डीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, बच्चा लोग ये जो ट्राइंगल है ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। कैसा ऑब्ट्यूज, देखो जरा यहां देखो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इसका अगर मुझे ऑल्टीट्यूड बनाना है तो इसके 3 ऑल्टीट्यूड पॉसिबल है, एक ये, एक ऐसा। इसका मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड है ना, एक ऑल्टीट्यूड बाहर से आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर एक ऑल्टीट्यूड हमेशा बाहर बनता है, तो इसके लिए बेस कौन सा लूंगा, इतना पूरा लूंगा यहां से यहां तक नहीं, बेस तो उतना ही रहेगा जितना ट्राइंगल का है। आप बेस को एक्सपांड नहीं कर सकते, ये रूल है, ट्राइंगल का रूल है, आपने 9th में सीखा ही होगा, नहीं सीखा है तो अब समझ लो उस चीज को। तो भाई देखो ये जो डीईसी है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये उसका बेस हो जाएगा, सॉरी ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। भाई ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना, भाई ये साइड बाहर की तरफ जा रही है, देखो ये बाहर की तरफ, तो ये ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज होने वाला है, तो ऑब्ट्यूज का ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा।
तो अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ये बेस हो जाएगा, मतलब बेस तो ट्रायंगल जितना ही रहता है, समझ आ रहा है? सॉरी 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 सॉरी, ये ट्रायंगल के लिए ये ऑल्टीट्यूड होगा, ये बेस, ये ट्रायंगल, ये इसका बेस और इसका ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा। सो हम यहां पर लिख देंगे बेस EC इंटू ऑल्टीट्यूड DN। ठीक है, देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये इसका बाहर की तरफ एक ऑल्टीट्यूड, इसको दे देते हैं नंबर 3। इस फिगर को मिटा लो भाई। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला DBE। भाई पहले मैंने ADE को 2 बार लिया, फिर DEC को लिया, और अब ले रहा हूं BED, ट्रायंगल BED। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू, अच्छा अब इसके लिए ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा DBE, तो ये ऑल्टीट्यूड EM, और बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला BD। इसको दे देते हैं नंबर 4। बच्चे लोग यहां तक समझ आया आप लोग को? भाई अब आप क्या करो, जिसका ऑल्टीट्यूड सेम आ रहा है, जैसे कि EM और उसमें भी EM आ रहा है, उसका रेशियो ले लो, टेकिंग रेशियो ऑफ EM, तो टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, एंड देखो इसमें DN दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा। हमें क्या याद रखना है, जिसमें ऑल्टीट्यूड सेम आ रहा है उसका रेशियो ले लो। तो एक तो 1 और 4 का हो गया, 1 4, और दूसरा 2 and 3। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन इसका और इसका रेशियो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू हाफ इंटू EM इंटू BD। इसमें क्या हो गया, EM कट, हाफ हाफ कट, क्या बचा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ADE अपॉन एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू दिस, इसको हम दे देते हैं नंबर 5। ठीक है बच्चा लोग, चलो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ताकि मैं थोड़ा मिटा के आगे लिख सकूं। ये पोर्शन में मिटा रहा हूं बेटा। अब भाई हमको 1 और 4 का रेशियो ले लिया, अब किसका लेना है, 2 और 3 का। तो 2 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और उसके नीचे था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसके लिए हमने क्या लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, ADAM लिखा है ना, सो इधर हो जाएगा AE इंटू DN अपॉन DEC। इसके लिए ये हो गया EM, एक मिनट, अच्छा DN एंड AE, ठीक है, DEC, पहले BED लिया था ना अपने ने, BED, अब DEC, तो भाई ये हो जाएगा इसका ऑल्टीट्यूड। एक मिनट, मैंने कुछ लोचा मारा लगता है, DEC, अच्छा ये वाला है, सॉरी। देखो भाई हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, DEC, तो इसके लिए ये ऑल्टीट्यूड DN, और बेस कौन सा हो जाएगा, दिस वन EC, ये बेस और ये ऑल्टीट्यूड। ओके, हाफ हाफ गया, DN गया। बच्चा आपने ऑलरेडी नीचे लिखा ही होगा ना, आपको तो खाली उसका रेशियो ले लेना है। ठीक है, सो यहां से क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू क्या बचा, AE अपॉन EC। इसको हम दे देते हैं नंबर 6।
अब बच्चा लोग मुझे क्या प्रूव करना था कि भाई दिस अपॉन दिस, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एई अपॉन सीई। इन शॉर्ट मुझे इन दोनों इक्वेशन का आरएचएस इक्वल प्रूव करना है। क्या चीज? आरएचएस इक्वल करना है। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसका दोनों का एलएचएस इक्वल आ जावे तो ऑटोमेटिकली आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों के न्यूमेरेटर में एडीई एडीई, ऑब्वियस बात है बेटा, ट्राइंगल ऑफ एडीई तो एडी इक्वल ही होगा, चाहे वो फिर कोई भी बेस हो कोई भी ऑल्टीट्यूड हो। ऑल्टीट्यूड चेंज हो सकता है, बेस चेंज हो सकता है, लेकिन एरिया कभी चेंज नहीं होगा। सो सीधी सी बात है कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम। ठीक है, अब नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। नीचे है डीईसी एंड बीईडी। बच्चा लोग जरा फिगर पे देखो, डीईसी ये ट्राइंगल और बीडीई ये वाला ट्राइंगल। आपने 9th में एक थ्योरम सीखा था, चैप्टर नंबर 9 में, ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम। टू ट्राइंगल्स having same base and between the parallel have same area। कुछ याद आया? Triangles having same base and between the parallel are congruent, ऐसा कुछ थियरम हमने 9th में देखा था। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीधी सी बात है कि यार उसका एरिया भी सेम होगा। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब उसका साइज सेम होती है। साइज सेम है मतलब एरिया सेम है। तो देखो हियर एरिया ऑफ triangle DEC is equal to area of triangle BED। रीजन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स having same base। देखो बच्चा लोग DEC एंड BDE देखो दोनों का बेस सेम है। DE दोनों का बेस सेम है एंड दोनों दो पैरेलल के बीच में है। ये और ये पैरेलल है ना, गिवन है हमको तो। एंड बिटवीन द पैरेलल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया भी सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चा लोग इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का न्यूमरेटर तो पहले से सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर हमने प्रूफ कर दिया कि सेम है। तो भाई सीधी सी बात है कि पूरा एलएचएस इक्वल हो जाएगा ना। अब पूरा एलएचएस इक्वल तो सीधी सी बात है पूरा आरएचएस इक्वल। इसको मैं बोल देता हूं नंबर 7। सो फ्रॉम 5, 6 एंड 7 मैं यहां पे लिख लेता हूं, फ्रॉम 5, 6 एंड 7। भाई 5, 6 इसीलिए कि भाई ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, एलएचएस दोनों के इक्वल है। एलएचएस क्यों इक्वल है? बिकॉज न्यूमरेटर तो पहले से सेम था, डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिया। तो भाई हम बोल सकते हैं AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। हैंस प्रूव। सो यही तो हमें प्रूव करना था। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैंने क्या किया यहाँ पे? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाई हमने ADE का 2 बार एरिया निकाला, एक बार ये ऑल्टीट्यूड और ये बेस, एक बार ये ऑल्टीट्यूड और ये बेस। फिर हमने ट्राइंगल DEC ये वाला ट्राइंगल लिया, ये ऑब्ट्यूज था तो ये इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, लेकिन बेस तो वही का वही रहेगा। बेस कभी चेंज नहीं होता या बेस एक्सपांड नहीं होता। ऑब्ट्यूज एंगल का ऑल्टीट्यूड बाहर से निकलेगा बट बेस वही का वही। सिमिलरली अब मैंने ट्राइंगल EDB यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल था तो इसका ये हो गया, सॉरी ये हो गया ऑल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, फिर जिसमें सेम था भाई, जिसमें EM था और जिसमें DN था उसका हमने रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद ये दो चीजें आ गई हमारे पास। अब उसमें से हमने बोल दिया कि भाई न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल है और डिनोमिनेटर दो पैरेलल के बीच में बेस सेम है, इसीलिए वो पूरा रेशियो पूरा LHS सेम। अगर पूरा LHS सेम तो पूरा RHS भी सेम हो जाएगा। समझ आया बच्चा लोग? तो बच्चा लोग आपके एक्सरसाइज 6.2 देखो, आई हैव योर बुक विथ मी। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये दो तो सिर्फ आपको वैल्यू ही पूछी है। क्वेश्चन 1 में वैल्यू ढूंढनी है ये थ्योरम की मदद से, और क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है कि वो पैरेलल होगा कि नहीं।
ठीक है। अच्छा एक चीज यहां सुन लो भाई, थ्योरम 6.1 तो आपने देख लिया कि अगर पैरेलल होगा तो ये रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम 6.2 आपको सिर्फ समझना है, कोई उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है और कोई वो एग्जाम में प्रूव के लिए नहीं आती है। थ्योरम 6.2 इसका एग्जैक्टली उल्टा है। वो ऐसा कह रहा है कि अगर अगर भाई ये रेशियोज, अगर किसी ट्राइंगल में आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, मतलब अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन है और वो लाइन की वजह से ये रेशियोज इक्वल है तो वो पैरेलल होगी। 6.1 में क्या बोला कि पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे, और 6.2 में ये बोल दिया कि भाई अगर रेशियोज इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, वाइस वर्सा। पहले ऐसे बोला, बाद में ऐसे बोला। समझ आ रहा है? आई रिपीट, थ्योरम 6.1 में क्या कहा था कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो उसका रेशियो दोनों सेम आएगा। थ्योरम 6.2 में इसका उल्टा कर दिया कि भाई अगर रेशियोज इक्वल है, अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइन कंपलसरी पैरेलल होगी। ओके, और इसी थ्योरम पे आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा।